दोस्तों नमस्कार। आज है 1 जून 2024 और आज के इस न्यूज़पेपर डिस्कशन में हम लोग एक डिफरेंट तरह से अप्रोच करने वाले हैं और हमारा जो भी आने वाले डिस्कशंस होंगे वो इसी पैटर्न पे रहेंगे। पहले हम लोग कंप्लीट न्यूज़पेपर को लेके बताते थे, अब हम लोग क्या करेंगे, उनसे कुछ आर्टिकल एक्सट्रैक्ट कर लेंगे सो दैट डाइवर्जन ज़्यादा ना हो। ठीक है, और वहीं सिर्फ उन्हीं आर्टिकल्स को लेके हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आज का जो पहला आर्टिकल है वह इट्स रैप। लोकतंत्र के इस महापर्व का आज अंतिम फेज है, 7वां फेज है। तो यहाँ से प्रीलिम्स में सवाल आपके बन सकते हैं कि टोटल 2024 का जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ इसमें कितने फेजेस में चुनाव हुए। तो टोटल 7 फेजेस में चुनाव हुए, है ना। आज का जो है वो अंतिम फेज है। रिजल्ट कब आना है? रिजल्ट 4 जून को आना है। आज इवनिंग से एग्जिट पोल्स आने शुरू हो जाएंगे। ऐसा क्यों? पहले क्या होता था कि हर एक चुनाव के अंत में, और कहें तो 15 दिन में 10 दिन कम से कम न्यूज़ चैनल्स वाले जो है वो एग्जिट पोल दिखाते थे। इसके कारण क्या है, एक स्विंग रहता था इलेक्शन में, एक इलेक्शन में इन्फ्लुएंस किए जाते थे वैसे वोटर्स जो बॉर्डर वोटर्स थे, जो फेंसिंग बॉर्डर वोटर्स थे, वो आए इस तरफ जाएं या इस तरफ जाएं, तो वो एग्जिट पोल को देख के अपना डिसीजन लेते थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने एग्जिट पोल को बंद कर दिया। उसके बाद से अब एग्जिट पोल तभी लिया अलाउड है जब सारे फेजेस की वोटिंग हो चुकी होंगी, है ना। सारे मतदाताओं का जो अगले 5 साल में क्या भविष्य होने वाला है उसका ईवीएम में कैद हो चुका रहेगा, तब जाके एग्जिट पोल निकलेगा और फिर 4 तारीख को जो है वो फाइनल रिजल्ट निकलने वाला है। यहाँ से प्रीलिम्स में एक और सवाल ये बन सकता है कि कितने फेजेस में चुनाव हुए, हाउ मेनी फेजेस दे देगा, उसमें से टिक मारने बोलेगा, है ना, हाउ मेनी फेजेस। फिर पूछ सकता है कि कितने बीजेपी के उम्मीदवार थे एनडीए में। ठीक है, एनडीए गठबंधन में बीजेपी के उम्मीदवार कितने थे, या फिर एनडीए के उम्मीदवार टोटल कितने थे। फिर जो इंडिया अलायंस है, इस इंडिया अलायंस में पर्टिकुलर पार्टी का पूछ सकता है कि कितना सीट उन्होंने इस चुनाव में अपना मतदाता खड़ा किया था, भले जीते ना जीते। 4 तारीख के बाद कुछ और अपने पास आंकड़े आएंगे जिसमें ये कहा जाएगा कि कितनी सीटें कौन कौन सी पार्टी ने जीती हैं, किसका कितना वोट प्रतिशत रहा है। लेकिन यहाँ पे हमको बस इस मोमेंट पे ये 2-3 इन्फॉर्मेशन हमारे लिए जानने के लिए इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। फिर 4 तारीख को देखेंगे जो हमारे प्रधानमंत्री बनते हैं, उस हिसाब से हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो था वो NCLAT को लेके था। अगला जो एक न्यूज़ आर्टिकल था NCLAT को लेके। हमारे लिए NCLAT को जानना ज़रूरी है, हमारे लिए NCLAT के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर तुम क्वेश्चन देखोगे 69 का BPSC प्रीलिम्स का, तो इसमें इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया से डायरेक्ट सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट है वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको कवर करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला है हमारे पास नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल। NCLAT होता क्या है? NCLAT जो है एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी है जिसका काम ये होता है कि कंपनी लॉ और इंसॉल्वेंसी रिलेटेड मैटर्स को शॉर्ट आउट करना। तो क्या ये ट्राइब्यूनल है? यस, दिस इज़ अ ट्राइब्यूनल। अब ट्राइब्यूनल को हमारे संविधान में कौन से अमेंडमेंट के बाद एक्ट किया गया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद ट्राइब्यूनल्स को ऐड किया गया था। ट्राइब्यूनल जुडिशरी से रिलेटेड फ्री लीगल एड देने के लिए कौन सा DPSP है और उसके अंदर कौन सी संस्था है? तो इसका DPSP का नंबर आप लिखेंगे और उस संस्था का नाम है नालसा, है ना, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। जो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, ये कौन से DPSP के अंदर इसका प्रोविज़न किया गया है, ये आपको कमेंट करना है। फिलहाल हम NCLAT को देख रहे थे। तो NCLAT जो है ये एक एपेलेट ट्राइब्यूनल है, यानी कि ये सिर्फ अपील सुनेगा। फर्स्ट कंप्लेन कौन सुनेगा? तो फर्स्ट कंप्लेन सुनने के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल है। अब बोलेंगे ये है क्या चीज़? अब देखो, एक एक्ट आया था हमारे यहाँ, कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर अगर कोई भी इश्यूज़ होते हैं, जैसे कोई मेरा एक कंपनी रजिस्टर्ड है, उस कंपनी से रिलेटेड कोई इशू होता है विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो हम क्या करेंगे, उसके इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए हम जाते हैं कंपनीज एक्ट के अंदर नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में। चाहे हम टैक्सेशन ज़्यादा हो गया, GST का कुछ मैटर हो गया, या कुछ कंप्लाइंसेज रिलेटेड इश्यूज़ हैं, तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम कभी कभी
इन ट्राइब्यूनल्स में जाते हैं। तो जब हम इस ट्राइब्यूनल पे गए तो इस ट्राइब्यूनल के जजमेंट से हम खुश नहीं हैं, नॉट हैप्पी, और डू नॉट अग्री विद देयर डिसीजन। तो हमारे पास ये अधिकार है कि हम इसके बाद नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास जाएं, है ना। तो जो NCLAT है, ठीक है, वो NCLT यहाँ पे है, इसके ऊपर होता है NCLAT, है ना। तो दिस इज अपीलेट बॉडी, कोर बॉडी इज NCLT। तो इसमें यही इंपॉर्टेंट है। इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है कि कंपनी लॉ को, फिर इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी को और कंपटीशन लॉ को इम्प्लीमेंट करना। ये तीनों जो है आप देखेंगे कि लीगल इश्यूज़ को सुलझाने के हथियार हैं, लीगल इश्यूज़ को सुलझाने के कुछ तरीके हैं। इन तरीक़ों का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो NCLT और NCLAT के हाथ में होता है। तो इसमें कौन कौन लोग होते हैं, क्या काम होता है उसका, है ना। तो इसका स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन दे दिया गया है। इसमें जो चेयरपर्सन होते हैं और कुछ जुडिशियल मेंबर होते हैं और कुछ टेक्निकल मेंबर्स होते हैं। टेक्निकल मेंबर का मतलब होता है कि जैसे कुछ लीगल इश्यूज़ हुए, है ना, वो लीगल इश्यूज़ सिर्फ और सिर्फ जो एडवोकेट्स हैं उनको अच्छे से समझ में आएगा, उनकी लीगल वर्डिंग्स, उनके लीगल जो भी चीज़ें हैं डिटेल में। क्या होगा, टेक्निकल मेंबर्स जो होंगे दे वुड बी द सब्जेक्ट एक्सपर्ट, और जो नॉर्मल लॉ जो मेंबर होंगे, जुडिशियल मेंबर होंगे, ये बिलोंग करेंगे हमारे जुडिशियल कम्युनिटी से, और वो जस्टिस इंश्योर करने का काम करेंगे कि जो नेचुरल जस्टिस का हमारा फिनोमेना होता है कि क्या वो इंश्योर हो रहा है कि नहीं। मतलब अगर एक पक्ष का हम सुन रहे हैं तो क्या दूसरे पक्ष का सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, दोनों की दलीलों को हम बराबर एक बैलेंस पे तौल रहे हैं फाइनल डिसीजंस पे पहुंचने से पहले कि नहीं। ये सब काम हो जाएगा जुडिशियल मेंबर का, ठीक है। अब इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो इसके मेंबर्स का अपॉइंटमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, और चेयरपर्सन जो है जनरली इसके सर्विंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, या फिर रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ऐसा होता है इनके जो चेयरपर्सन होते हैं वो। फिर इसका इम्पोर्टेंस क्या है? इसका इम्पोर्टेंस ये है कि अभी देखो इतने कंपनीज़ हैं, जैसे सब मैंने एक कंपनी खोल ली, एक कंपनी मैंने ओपन तो कर ली, अब इनके इश्यूज़ को अगर हम देखेंगे, बहुत सारे लीगल इश्यूज़ होते ही रहते हैं। देखोगे एक बड़ी कंपनी में ना एक लीगल टीम ही होता है, लीगल डिपार्टमेंट ही होता है सब काम के लिए। उसमें 10-15 लॉयर्स होते हैं जो उनका काम ही है दिन भर इन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करना। कभी IP का मसला हो गया, कभी GST रिलेटेड इश्यूज़ हो गए, कभी लॉजिस्टिक्स रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हो गया, कभी कोई एक्चुअल में क्रिमिनल केस हो गया। तो उन सबको देखने के लिए लीगल टीम होती है, लीगल डिपार्टमेंट होता है। तो इस एक कंपनी के जो भी लीगल इश्यूज़ होंगे उसको सॉर्ट आउट करने के लिए एक कंपनी क्या चाहेगी कि जल्दी से निपटारा हो। अगर GST फंसता है तो जल्दी से निपटारा होगा, तभी तो उनको GST वापस जल्दी होगा और फिर वो अपने बिज़नेस को सुचारू रूप से चला पाएंगे। अगर उसमें डिले होगा तो क्या होगा, उनका नॉर्मल बिजनेस जो है, नॉर्मल धंधा जो चौपट हो जाएगा। और अगर कोर्ट के पास जाते हैं तो कोर्ट के पास लंबा खींचेगा, वो 5 साल 7 साल 8 साल ऐसे 10 साल ऐसे खींचेगा, तो इतना एफर्ट नहीं कर सकते कंपनी, है ना। तो इसके लिए NCLT को बनाया गया है। तो NCLT जो बेसिकली इसका क्रूशियल रोल है कि दिस हेल्प्स इन रिजॉल्विंग कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स और फास्टर अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल कोर्ट सिस्टम। फिर ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इन्हांस करता है। कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इन्हांस कैसे करता है कि जो भी कंपनी लॉ है, हमारा कंपनी एक्ट 2013 है, उसमें किस तरह से कंपनी चलना है, किस तरह से उसमें बोर्ड मेंबर्स होने हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होने हैं, उनकी बातों को किस तरह रखा जाना चाहिए, शेयर होल्डर्स के क्या राइट्स होने चाहिए, एम्प्लॉयज़ के क्या राइट्स होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट के जो ऑब्लिगेशंस हैं, कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो लॉज फॉर्म होते हैं, उन लॉज को जो फ्रेम किया जाता है उसके अंदर की बेसिक पॉलिसी क्या है उसके बिहाइंड, है ना, जो बेसिक थिंकिंग होगी, कंपनी की एक स्टैंड, कंपनी का एक अपना स्टैंड होगा उसके पीछे, तो वो सब तय करना होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर। और NCLT ये इंश्योर करता है कि कोई कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को अडेयर कर रही है, उनके जितने भी लीगल स्टैंडर्ड्स सेट किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, उसके कंप्लाइंस पे वो खड़ा उतरती है या नहीं, ये NCLT फिर उसमें हेल्प करती है। फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जैसे मैंने बताया इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन में, सपोज एक कंपनी जो है एक टाइम पे आके बैंकरप्ट हो गया, है ना, बैंकरप्ट हो गया, अब इसके पास पैसा ही नहीं बचा, अपने जो लेनदार हैं जहाँ से इन्होंने क्रेडिटर्स जो हैं इनके, उनको पैसा देने के लिए इनके पास बचा नहीं, तो फिर NCLT के पास जाएंगे और फिर NCLT का डिसीजन होगा कि किस तरह से इसका रेजोल्यूशन किया जाए, चाहे दूसरी कंपनी को बेचा जाए, फिर उस पैसे से, है ना, रिवाइवल कुछ प्लान किया जाए। जैसे बहुत सारी
इसका हुआ, यस बैंक का हुआ, है ना, तो इस तरह से फिर सत्यम कंप्यूटर्स का हुआ, तो ये सब जो है कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड है, तो एनसीईआरटी इसमें हेल्प करता है। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, वो रिवर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये वाला टॉपिक भी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट रहेगा। जनरली ये पूछ सकता है इसमें कि एनसीएलटी के क्या क्या फंक्शंस हैं, नीचे दिए हुए हैं, या एनसीएलटी के क्या फंक्शंस हैं, एनसीएलटी और एनसीएलटी में क्या डिफरेंस है, इन सब को लेके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अब आते हैं रिवर्स रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब है कि अभी दिल्ली गवर्नमेंट जो है क्या बोल रही है कि सुप्रीम कोर्ट में चली गई कि हमको हरियाणा से पानी नहीं मिल रहा है ताकि हम अपने पॉपुलेशन को फीड कर सकें। तो अब देखो क्या है, हमारे बिहार में जैसे गंगा नदी है। अब गंगा नदी सिर्फ बिहार से तो निकलती नहीं है, उत्तराखंड भी है, यूपी में भी है, बिहार में भी है, और आगे बंगाल में भी जाएगी, फिर वो गिर जाएगी बे बंगाल में। तो इस गंगा पे किसका कितना अधिकार होना चाहिए, ये इस तरह से चलेगी। तो कुछ एक स्टेट यहाँ होगा, एक स्टेट यहाँ होगा, एक स्टेट यहाँ होगा, तो कौन से स्टेट का कितना राइट होता है ये तय करने वाला कौन है, ये तय करने के लिए सरकार ने कुछ लीगल फ्रेमवर्क बनाया है। इसलिए बनाया है क्योंकि सपोज यहाँ से निकलती है नदी, यहाँ पे कोई ए स्टेट है, यहाँ बी स्टेट है, यहाँ सी स्टेट है, ठीक है। सी स्टेट जो है वो सूखा प्रदेश है और ये कम्प्लीटली इस नदी के पानी पे डिपेंडेंट होता है, इसका एग्रीकल्चर, इसकी लाइवलीहुड, वाटर सप्लाई, म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई जो होता है। अब क्या हुआ कि एक टाइम पे जो बी है इसने क्या किया, एक डैम बना लिया। क्यों? क्योंकि राज्य सरकार को बिजली की ज़रूरत थी, तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए उन्होंने एक डैम बना लिया। जैसे यहाँ डैम बनाया तो इधर जो पानी का सप्लाई होना था वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि जो चेक डैम बनाए जाएंगे उसके पीछे हाइट मेंटेन करना भी इसेंशियल है ना, ताकि एक प्रॉपर फ्लो मेंटेन हो और प्रॉपर करंट जनरेट हो सके। तो उसके लिए जैसे ही ये डैम बनाएंगे यहाँ पे, तो इनका फ्लो कम हो जाएगा, तो ये फिर चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट की, देखो हमारे पास सही पानी नहीं दे रहे हैं ये लोग, अब हम क्या करें। तो इन सब इश्यूज़ को सुलझाने के लिए, है ना, कि कौन से स्टेट में कितना पानी छोड़ा जाएगा। अब जैसे गर्मी का ही टाइम है तो क्या ये लोग यहाँ पे डैम बना के रखते हैं, अब इनकी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है तो ये पानी आगे जाने देंगे ही नहीं ना, क्या कि हर जगह थोड़ा ना बहुत पॉलिटिक्स तो हो ही जाता है, तो ये इंटरनल पॉलिटिक्स करने लगेंगे, रीजनल पॉलिटिक्स करने लगेंगे, और इस बेसिस पे ये इनको पानी देंगे ही नहीं। तो सरकार ने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस लाए हैं इसके लिए। तो हमारे संविधान में ऑलरेडी आर्टिकल 262 जो है ये इसी चीज़ पे लेजिस्लेट करने की बात कहता है। ये कहता है कि पार्लियामेंट उन सब इश्यूज़ पे लेजिस्लेट कर सकती है जो वाटर्स ऑफ इंटर स्टेट रिवर्स या रिवर वैलीज़, ठीक है। ये भी अलाउ करता है पार्लियामेंट को कि सुप्रीम कोर्ट या कोई भी दूसरा कोर्ट इन डिस्प्यूट्स के मैटर में इंटरवीन नहीं कर सकती है ना। तो आर्टिकल 262, यहाँ एक और क्वेश्चन बन जाता है देखो कि आर्टिकल 262 जो है इसके अंदर अगर ऐसा पूछ दिया, आर्टिकल 262 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का भी दखल नहीं हो सकता है किसी भी इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट या रिवर वैलीज डिस्प्यूट में। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, है ना। किसी भी इन तरह के डिस्प्यूट में सुप्रीम कोर्ट का या किसी भी अदर कोर्ट का कोई भी जुरिस्डिक्शन नहीं होता है। तो वो कैसे जुरिस्डिक्शन करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट का जो अपना एपेलेट जुरिस्डिक्शन है उसके बेसिस पे उसको जुरिस्डिक्शन देंगे, या फिर जो स्पेशल लीव पिटिशन होता है एसएलपी है उसके अंदर उसको देंगे, है ना। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं इसमें। और जो रिवर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है वो कौन से शेड्यूल में आता है, तो ये आता है 7th शेड्यूल में। क्यों? क्योंकि 7th शेड्यूल क्या करता है, 7th शेड्यूल डिवाइड करता है स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। जो इशूज़ इन सब में नहीं है वो रेसिडुअल लिस्ट। स्टेट लिस्ट स्टेट के अंदर, सेंटर लिस्ट सेंटर के अंदर, कॉन्करेंट लिस्ट ऐसे मुद्दे जो सेंटर और स्टेट दोनों देखता है। अब बताओ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कितने मुद्दे स्टेट गवर्नमेंट से, स्टेट लिस्ट से उठा के कॉन्करेंट लिस्ट में डाले गए थे, है ना। ये चीज़ देख लेना, अगर इच्छा हो तो कमेंट कर देना कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कितने मुद्दे कॉन्करेंट लिस्ट में डाले गए थे स्टेट लिस्ट से। तो फिलहाल हम बात कर रहे थे इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर। तो यहाँ पे 7th शेड्यूल जो है वो एंट्री 17 में है, स्टेट लिस्ट में आता है, इसके साथ साथ यूनियन लिस्ट में भी है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो इशू है ये स्टेट भी इस पर लेजिस्लेट कर सकती है और सेंटर भी लेजिस्लेट कर सकती है। तो अब कौन कौन सी ऐसी लेजिस्लेशन है जो गवर्न करती है
इंटर वाटर रिवर डिस्प्यूट्स रिलेटेड थी चीज़ों को। तो सबसे पहला जो एक एक्ट है वो है इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट 1956। ये एक्ट जो है ये प्रोवाइड करता है, दिस एक्ट्स प्रोवाइड्स द एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू वाटर्स ऑफ इंटर स्टेट रिवर्स एंड रिवर वैलीज। इस एक्ट के अंदर ट्राइब्यूनल फॉर्मेशन का प्रावधान है ना, और अवार्ड्स दो दिए जाएंगे, यानी कि जो डिसीजन होगा इन ट्राइब्यूनल्स का वो बाइंडिंग होगा किसी भी सरकार पे, है ना। बाद में 2002 में इसको अमेंड किया गया और एक मैकेनिज्म इंश्योर किया गया कि डेटा कलेक्शन होना चाहिए और वो डेटा जो है सेंट्रल एजेंसी मेंटेन करेगी। इस डेटा के बेसिस पे आगे की बाकी सारी चीज़ें इंप्लीमेंट की जाएंगी, है ना। इसी से रिलेटेड एक रिवर बोर्ड्स एक्ट 1956 आया था जो प्रोवाइड करता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिवर बोर्ड्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट, ताकि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ इंटर स्टेट रिवर बेसिन्स हो सके। ठीक है, तो अभी कौन कौन से ट्राइब्यूनल्स है, कुछ ट्राइब्यूनल्स का एग्जांपल अगर हम देखें तो कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल, नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल। तो यहाँ पे सवाल ये बन सकता है, कावेरी वाला जो है बहुत इशू प्रोमिनेंट है, तो कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी, है ना। ऐसा पूछ सकता है कि कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स ट्राइब्यूनल में कितने स्टेट्स हैं, तो इसमें कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी। लोगों को कर्नाटका, तमिलनाडु याद रहता है क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट में रहता है, बाकी सारे साइलेंट हैं क्योंकि इनके पास ज़्यादा पहुंचता ही नहीं है रिवर। तो किस चीज़ के लिए लड़ेंगे, बेसिकली जो कर्नाटका और तमिलनाडु की लड़ाई है ये। फिर इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स अमेंडमेंट बिल 2019 में इसके लिए पीछे एक अमेंडमेंट भी आया। उस अमेंडमेंट में ये प्रपोज किया कि एक सिंगल परमानेंट ट्राइब्यूनल होगा जिसके मल्टीपल बेंचेस होंगे, जो कि इन इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स को स्पीड अप करेगी, रेजोल्यूशन प्रोसेस को और ज़्यादा सिंपलर करेगी, है ना। तो ये सब जो है ये कुछ इसके जो हुए हैं अभी तक वो सब है। फिर चैलेंजेस एंड इश्यूज़ क्या हैं इस तरह के ट्राइब्यूनल्स को इस्टेब्लिश करके इस तरह के अवार्ड्स को देने में, है ना। तो ये सब पढ़ लेना। अभी देखो मैंने कुछ न्यूज़पेपर के उन आर्टिकल्स का कंपाइलेशन किया है जहाँ पे हीट वेव और हीट स्ट्रोक की बात हो रही है। तो सर्वप्रथम देखो यहाँ पे स्ट्रोक, हीट वेव, हीट स्ट्रोक, और इस हीट स्ट्रोक के कारण यहाँ भी डेथ, यहाँ फैटेलिटी, है ना। फिर यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो दिल्ली में 52.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था 2-3 दिन पहले, जो कि हाईएस्ट था लास्ट 100 ईयर्स में। फिर देखो यहाँ 61 लाइव्स का डेथ हो गया, यहाँ भी हीट वेव। तो हीट वेव अभी एक समस्या है। इस हीट वेव के बारे में हमको जानना ज़रूरी है कि हीट वेव की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, इसमें फंसाया जा सकता है हम लोगों को। काफ़ी बज़वर्ड भी है ये, है ना, हर जगह सुनने को मिल रहा है। तो हीट वेव के बारे में हमको थोड़ा समझना पड़ेगा। हीट वेव को डिफाइन कौन करता है? हीट वेव को डिफाइन करता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये बोलता है कि जब किसी भी एरिया का मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री पहुंच जाए प्लेन में, 37 डिग्री कोस्टल एरियाज़ में और 30 डिग्री हिली रीजन में, इसका मतलब है कि हीट वेव जो है वो स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो हीट वेव स्टार्ट होने के अलग अलग जगह के अलग अलग हैं। प्लेन का अलग है, कोस्टल एरिया का अलग है और हिली एरिया का अलग है। प्लेन का 40 डिग्री से ऊपर अगर हुआ तो हीट वेव, कोस्टल का 37 डिग्री सेल्सियस से हुआ तो हीट वेव, हिल का 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हुआ तो हीट वेव। तो बेसिकली हीट वेव होता कब है? ये जनरली प्री मानसून सीजन यानी मार्च से जून के बीच में होता है, और मई का महीना जो है ये हॉटेस्ट मंथ माना जाता है। और ये अभी चल रहा है, हफ्ता चलेगा, महीना चलेगा, कुछ पता नहीं है कितने दिन चलेगा। इसके कॉजेज़ क्या होते हैं? तो इसका कॉजेज़ क्या होता है कि प्रोलॉन्ग्ड ड्राई कंडीशन, फिर क्लियर स्काइज, बारिश नहीं होना है, हाई प्रेशर सिस्टम डेवलप हो जाएगा, क्योंकि अगर लो प्रेशर डेवलप हो गया तो फिर हाई प्रेशर से विंड आके इसको रिप्लेस कर देगा। जब चूंकि हाई प्रेशर डेवलप हो रहा है तो इसको कोई विंड रिप्लेस नहीं कर पाएगी और ये विंड यहीं स्टैगर होकर घूमती रहेगी और अल्टीमेटली क्या होगा? हीट वेव का सिचुएशन बनेगा। फिर अर्बन हीट आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मेंस में सवाल बन सकता है कि अर्बन हीट आइलैंड होता क्या है, इसका क्या इफेक्ट हो रहा है। रिसेंटली 2-3 एग्जांपल दे के बताइए। तो अभी यूपी में जो एक इंसिडेंट हुआ है, हमने देखा यहाँ पे कि 21 पोलिंग ऑफिशियल्स का डेथ हो गया, है ना। तो ये एग्जांपल हम लिख सकते हैं कि अभी सिटीज़ जो हैं हर जगह देखोगे कंक्रीटाइजेशन हो गया है, हर जगह बिल्डिंग बन रहे हैं। जितने पार्क थे उसको भी तोड़ तोड़ के छोटा किया जा रहा है और रोड चौड़ा किया जा रहा है। जितने पेड़ थे उसको काटे जा रहे हैं। तो इन सब से क्या होगा? इन सब से ये होगा कि जो हम लोग इंसोलेशन आएगा हमारे पास,
तो इंसोलेशन, कुछ इंसोलेशन एब्जॉर्ब हो जाता है और कुछ इंसोलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। जो रिफ्लेक्ट होता है उसमें से मैक्सिमम पार्ट जो है वो एटमॉस्फेयर में रह जाता है, और यही सबसे बड़ा रीज़न होता है हीट वेव का या ग्रीन हाउस का। तो अभी जो अगर ग्रीन स्पेस कम हो रहा है, यानी कि हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी जो है वो हम कम कर रहे हैं। जितना ज़्यादा कंक्रीट होगा उतना ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा, उतना ज़्यादा एटमॉस्फेयर में हीट आएगा, राइट। फिर क्लाइमेट चेंज, ऑफ कोर्स ऑल दिस फैक्टर्स आर कंट्रीब्यूटिंग टू द क्लाइमेट चेंज। एक क्लाइमेट चेंज जो है अब एक इनकम्पासिंग चीज़ है जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ अलाइन हो जाते हैं, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ग्लोबल टेम्परेचर्स और चेंजिंग वेदर पैटर्न्स कंट्रीब्यूट टू द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ हीट वेव्स। फिर इसका इम्पैक्ट भी होता है कि इसके काफ़ी हेल्थ रिस्क हैं, एग्रीकल्चर ख़राब हो जाता है, इकोनॉमी ख़राब हो जाती है। तो अब हीट स्ट्रोक क्या है? हीट स्ट्रोक ऐसा एक मेडिकल कंडीशन है जिस कब कब होता है, जब प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू हाई टेम्परेचर्स, बॉडी का जो टेम्परेचर रेगुलेशन है ना वो फेल हो जाता है और इंटरनल टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ जाता है। तो अभी देखोगे तुम्हारे शरीर में क्या होता है, थर्मो रेगुलेशन होता है। थर्मो रेगुलेशन हमारे शरीर की एक कैपेसिटी होती है, हमारे शरीर में ऐसा फंक्शन होता है, जैसे गर्मी ज़्यादा लग रही है तो क्या होगा, पसीना आएगा, पसीना जैसे ही सूखेगा हमको ठंडा लगता है। फिर तो ये हमारा तरीका है हमारे शरीर को ठंडा करने का। लेकिन जब एक ऐसा टेम्परेचर पहुंच जाए जब बॉडी ये रेगुलेशन करना ही बंद कर दे, जो हीट आ रहा है उसको एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो क्या होगा, ठंडा नहीं करेगा तो इंटरनल टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ऑफ कोर्स जो नॉर्मल सिचुएशंस होती हैं उससे हैम्पर हो जाएगी चीज़, मेंटल स्टेट, मेंटल बिहेवियर है ना, वो सब चेंज होने लगेगा। तो ये सब हीट स्ट्रोक का भी काफ़ी कॉमन हो गया है, तो हमें इसमें बच के रहना चाहिए। अभी देखोगे ना जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स भी होते हैं वो क्या करते हैं, सुबह के अभी 4:30 पौने 5 तक सुबह में तो सनराइज़ हो जाता है, तो वो 5:30 से अपना काम स्टार्ट कर लेते हैं। 5:30 से लेके 10:30 टू 11:30 वो काम करते हैं, फिर वो कंप्लीट ब्रेक ले लेते हैं और अगला काम फिर वो करते हैं 5 बजे से लेके 8 बजे तक। क्योंकि ये टाइम जो होता है 11:30 से लेके 5 बजे तक का, ये पीक होता है हीट वेव का। इस टाइम पे गर्मी लगेगी, लेकिन इस टाइम पे बीमार होने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो इस हीट स्ट्रोक से बचना चाहिए, है ना। तो फिर इसका क्या तरीका है बचने का, तो हाइड्रेशन, रेगुलर वाटर लेते रहो, इलेक्ट्रोलाइट लेते रहो, जितना हो सके उतना शेड लो, इंडोर स्टे करो, है ना, कितना भी हीट हो उससे घबराना नहीं है, और इंडोर हो, अपने घर में जितना हो सके उतना रहना है। कपड़े ऐसे पहने जो लाइट हो, लूज फिटिंग हो, है ना, बाहर निकले तो अम्ब्रेला यूज़ करें। तो ये सब हीट स्ट्रोक से बचने के उपाय हैं कुछ। फिर सरकार कुछ कर रही है इसमें, और अभी क्या चल रहा है वो सब यहाँ दिया हुआ है, ये सब एक बार देख लेना। इसका ये जो डॉक्यूमेंट है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर हो जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहाँ पे रेगुलर PDF इसका मिलता रहता है, और भी बाकी जो अपडेट्स हैं, हमारी जो बुक रिलीज़ होती रहती हैं वो भी मिलता रहता है। तो ये सब क्वेश्चन जो है वो तुम्हारे प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। तो यार प्रीलिम्स में क्या इस बार अपनी स्ट्रैटेजी में थोड़ा अगर ट्वीक करना, अगर नहीं किए होगे इससे पहले, तुम प्रैक्टिस ज़रूर करना क्वेश्चंस के, है ना। जैसे मेंस की प्रैक्टिस करते हो वैसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। तो क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करोगे, तो क्या होता है, देखो UPSC का जो लेवल है वो थोड़ा एक लेवल ऊपर हो जाता है, एक नॉच ऊपर हो जाता है। जो BPSC का लेवल है वो UPSC और नॉर्मल जो PCS है उसके बीच का है ना। UPPCS इज़ ईजियर देन BPSC, बट उसका सिलेबस इतना वास्ट है कि लोग उसमें परेशान हो जाते हैं। लेकिन BPSC आजकल काफ़ी टफ होता जा रहा है, कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं इसके क्वेश्चन। तो उसको टैकल करने का तरीका है कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी है। प्रैक्टिस के लिए हम अभी मोस्ट प्रोबेबली बाय मिड ऑफ जून हम ये बुक निकाल रहे हैं। ये प्रैक्टिस बुक है जिसमें हम 1000 से ज़्यादा क्वेश्चंस देंगे हर एक सब्जेक्ट के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जनरल साइंस, इकोनॉमिक्स, एवरीथिंग। सारी इसकी रेलिवेंसी जो रहेगी वो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड रहेगी, थीम वैसे ही रहेंगे, ताकि हम स्टिक रहें अपने सिलेबस से और हम इतने क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लें। काफ़ी अफोर्डेबल भी रहेगा। इसको पब्लिश्ड मैग्रो हिल कर रही है, ठीक है। तो इस बुक के बारे में जैसे ही होगा तो और अपडेट हम इसके बारे में बताएंगे। तो फिलहाल प्रैक्टिस के लिए ज़रूर कुछ अरेंजमेंट कर लेना। अगर ये बुक नहीं लेना है तो कुछ दूसरा ही बुक सही जो मार्केट में तुमको ठीक लग रहा हो, प्रैक्टिस ज़रूर करना, ठीक है। बाद में टेस्ट सीरीज़ भी हम लाएंगे तो उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब देखो ये जो है यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेजर राधिका सेन को यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल ने
एक प्रेस्टिजियस अवार्ड से दिया है, इंडियन पीस कीपर के रिस्पेक्ट में जो दिया जाता है। तो जो राधिका सेन जी थी, उन्होंने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टेबलाइजेशन मिशन में काम किया था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। इसके लिए उनको क्या हुआ है, प्रेस्टिजियस 2023 यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जनरल एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड, है ना, मिलिट्री जनरल एडवोकेट ऑफ द ईयर, मिलिट्री जनरल एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है, मेजर राधिका सेन को मिला है। ठीक है, अभी क्या होता है, यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन जितना होता है उसमें हमारा बहुत बड़ा योगदान है। इससे रिलेटेड एक सवाल भी आया था बीपीएससी में, ब्लू बेरेट, याद होगा आपको ब्लू बेरेट। ये ब्लू बेरेट क्या है, तो देखोगे ये जो कैप पहनी है, इस कैप का कलर क्या है, ब्लू है। तो जो भी इंडियन सोल्जर्स इंडिया की तरफ से यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरेशन में जाते हैं तो उनका कैप का कलर ब्लू होता है, उसी से रिलेटेड है ब्लू बेरेट, जो हमारे प्रीलिम्स में पूछा था। तो इस तरह का न्यूज़ इन सब में रेलिवेंट हो जाता है ना, इससे सवाल बनाए जा सकते हैं छोटे छोटे। तो ये आर्टिकल पढ़ लेना, बाकी क्या इंपॉर्टेंस है वो सब बताया जाएगा, कैसे ट्रू रोल मॉडल है। इसका उपयोग तुम लोग एसए में काफ़ी तरीके से कर सकते हो, वीमेन रिलेटेड इश्यूज़ में। फिर अगर GS1 में कुछ क्वेश्चन आए वीमेन रिलेटेड, या फिर GS2 में क्वेश्चन आए कुछ वुमेन रिलेटेड, तो उसमें भी इसको अच्छे से कोट किया जा सकता है, इनका एग्जाम्पल दिया जा सकता है। अब देखो फ्लड सिचुएशन का है, कहाँ पे, असम में। तो असम के कुछ रिवर्स की बात मैंने यहाँ पे की है कि असम में कौन कौन से रिवर हैं, मेन रिवर कौन कौन से हैं। तो इसमें देखो ब्रह्मपुत्र है, सुबनसिरी, धनसिरी, मानस, बड़ाक, ये सारे रिवर्स तुमको ज़रूर से प्रिपेयर करना है, बिकॉज जो ब्रह्मपुत्र वाला रीजन है इससे बीपीएससी इंटरेस्टेड रहता है सवाल बनाने के लिए। ठीक है, तो इसलिए ये एरिया मैंने सेलेक्ट किया और इसका डिटेल मैंने, जितने रिवर्स यहाँ से पास होते हैं, ब्रह्मपुत्र, बराक, सुबनसिरी, मानस, ये 4 इंपॉर्टेंट रिवर्स के बारे में बता दिया मैंने। और बाकी रिवर्स के बारे में सारी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट टिक लगाए गए हैं एटलीस्ट उतना ज़रूर प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, फिर फ्लडिंग क्या होता है, फ्लडिंग का इम्पैक्ट क्या होता है, उसको मिटिगेट करने के लिए क्या लिए जा रहे हैं इनिशिएटिव्स, वो सब यहाँ पे बात की गई है। तो इसको एक बार पढ़ लेना, है ना, इसमें समझाने लायक ऐसा कुछ है नहीं। ये आर्टिकल बढ़िया है। सी रंगनाथन साहब जो आरबीआई के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, सॉरी वहाँ गवर्नर रह चुके हैं, और चेयरमैन ये इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, है ना। ही वॉज द चेयरमैन ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर और गवर्नर ऑफ द आरबीआई। तो इस पर ये लिखते हैं कि 2047 तक की जो हमारी जर्नी है उसमें हमको कुछ कुछ बेसिक मूल बदलाव करने पड़ेंगे, बेसिक चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी। जैसे हमको अपने इन्वेस्टमेंट रेट्स को बढ़ाना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करना पड़ेगा, न्यू टेक्नोलॉजीज़ को प्रमोट करना पड़ेगा, तभी जाके हम 2037 में जो हम बात कर रहे हैं ना, बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि न्यू इंडिया, है ना, 2037 में डेवलप्ड इंडिया, डिजिटल इंडिया, तो ये तभी हो पाएगा जब हम अपने कुछ बेसिक मुद्दों पे काम करेंगे, राइट। तो इसी के बेसिस पे ये कुछ दलीलें देते हैं, कुछ कुछ बातें बोलते हैं जो कि काफ़ी रेलिवेंट है, मैंने हाईलाइट करके रखा है इसमें। ये कहते हैं कि 7% ऑफ ग्रोथ रेट विल बी रिक्वायर्ड रियल ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन रेट ऑफ 35% ऑफ जीडीपी। मतलब अगर आपको चाहिए कि आप 7% का जीडीपी मेंटेन करें, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 35% का जो है ना वो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन करना पड़ेगा। ठीक है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन GFCF करना पड़ेगा। फिर ये बोलते हैं कि सरकार को सिर्फ अपने जो एक्सपेंडिचर है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे ना फोकस करके कैपिटल एक्सपेंडिचर पे फोकस होना चाहिए, तभी जाके वो अपने फिस्कल डेफिसिट को कम कर पाएंगे। ठीक है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी कर पाते हैं तो वो हमारे जीडीपी के परसेंटेज पॉइंट में 1 या 2 ऐड जरूर कर देगा। तो अल्टीमेटली ये यही कहना चाह रहे हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जनरल AI है, मशीन लर्निंग है, ये सब जो है दोनों तरह की चीज़ें बता रहा है। ये भी बता रहा है कि देयर हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, लेकिन इन अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेस करने के लिए आपको स्किल सेट चाहिए, वैसा स्किल सेट चाहिए जो डेटा एनालाइज कर सके, जो उस डेटा को यूज़ करके एल्गोरिदम डेवलप कर सके। तो उसके लिए हमको हाईली स्किल्ड लोग चाहिए। A कॉलर है ना,
या वाइट कॉलर जॉब जो बोलते हैं वैसे एम्प्लॉय हमको ज़्यादा चाहिए, स्किल्ड ज़्यादा चाहिए हमको। इसके खामी भी है। खामी ये है कि इसके आने से बहुत कॉमन जॉब्स जो जैसे बीपीओ इंडस्ट्री ख़त्म होने जाएगा। अगले 5 साल में बीपीओ फिनिश ऑफ हो जाएगा, क्योंकि वॉइस बेस्ड हो चाहे टेक्स्ट बेस्ड हो, कस्टमर सर्विस तो अब देखोगे पूरा शिफ्ट हो गया है एआई पे। आने वाले टाइम पे जो भी प्रोसेसेस हैं, जैसे क्या होता था पहले बैंक में फॉर्म भरते थे, साइन करते थे तुम 4 जगह, फिर उसको एक कॉरस्पॉन्डेंट भरता था, उसको वेरीफाई किया जाता था। अब वो सारा चीज़ एप्लीकेशन पे हो गया है। नाउ यू हैव टू फिल द डिटेल्स, और मिनिमम डिटेल्स आपको फिल करने हैं, बाकी डिटेल्स वो उन्होंने ऑटोमेट कर दिया। तो क्या होगा, जो बीच के आदमी थे जो ये सब काम कर रहे थे उनका जॉब चला गया। तो इस जॉब को भरने के लिए तुमको यहाँ से कुछ करना पड़ेगा, चाहे तुम इससे रिलेटेड कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ में लगाओ जहाँ पे और ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत होगी, है ना, और वैसे मैन पावर की जो ज़्यादा स्किल्ड ना हो। क्योंकि हमारे यहाँ देखोगे हमारा कंप्लीट जो इकोनॉमिक सिनारियो बहुत क्रिटिकल है। यहाँ पे 50% 60% से ज़्यादा लोग जो हैं वो अनस्किल्ड हैं, उनको प्रॉपर स्किल नहीं है जिससे आने वाले टाइम को कोप अप कर सकें। अभी के जो आईटी इंजीनियर्स हैं आने वाले 5 से 7 साल में वो ऑब्सलीट हो जाएंगे, वो किसी काम के नहीं बचेंगे। आप लोगों में बहुत सारे अगर आईटी में काम भी कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि टेक्नोलॉजी कितनी जल्दी फास्ट होती है। अगर आप उस टेक्नोलॉजी को नहीं पढ़ते, नहीं समझते हैं, तो आप स्टैग्नेंट हो जाएंगे अपने करियर में, आपको नया प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, आपको ऑन साइट नहीं भेजा जाएगा। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो इसको दूर करने के लिए सी रंगराजन साहब ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि किस तरह से कंट्री को अभी आगे बढ़ना स्टार्ट कर देना पड़ेगा, तभी जाके हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि आने वाले टाइम पे हम चीज़ों को इम्प्रूव कर सकें, एडिक्वेट जॉब क्रिएट कर सकें। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से जो एब्जॉर्प्शन ऑफ लेबर पर यूनिट ऑफ आउटपुट है वो कम हो गया, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है ना। तो ये सब चीज़ें ये बोलते हैं। फिर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, जो भी रिसोर्सेज है उसका इक्विटेबल अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तब हम ये इंश्योर करेंगे कि सबका डेवलपमेंट जो है इंक्लूसिव हो रहा है। अगला आर्टिकल, इंडियन इकोनॉमी इज़ फेयरिंग बेटर देन एक्सपेक्टेड। ये कुछ आर्टिकल है, एक बेसिक ओवरव्यू देगा इकोनॉमी से रिलेटेड, और इसमें कुछ जार्गन्स यूज़ नहीं है, काफ़ी सिंपल वर्ड्स यूज़ है। इसको पॉज करके ज़रूर पढ़ लेना एक बार, ठीक है। इसको बताने का समय नहीं है अभी एक्चुअली। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी एक ऑपरेशन हुआ था, इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन जीरो जीनो। ऑपरेशन जीरो जीनो कुड बी आस्क्ड, ये ऑपरेशन जीरो जीनो क्या है? ये ऑपरेशन इजराइल की एक कंपनी है। इजराइल की कंपनी का क्या नाम है? STOIC। ये STOIC क्या किया था कि कुछ कंटेंट जनरेट कर रहा था, वैसे कंटेंट जनरेट कर रहा था जो इंडिया की रूलिंग गवर्नमेंट है इसके अगेंस्ट वो पोस्ट्स किए जा रहे थे। मिला जुला के कहें तो ये हमारे इलेक्शंस को प्रभावित करने का काम कर रहा था। तो ऐसे सारे फैक्टर्स जो हमारे इलेक्शंस को प्रभावित करते हैं उन सब को हम इंटरनल सिक्योरिटी के दायरे में लाते हैं। फिर क्या है, अगर इंटरनल सिक्योरिटी इसलिए क्योंकि अल्टीमेटली वो हमारे डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। कहाँ से राइज हो रहा है बाहर के फोर्सेस, लेकिन अंदर के फोर्सेस के साथ मिल के हम डिसरप्ट करने में जुड़ा हुआ है। तो इसको हम किस तरह से देखेंगे, तो ये जो है हम एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं। हमारा जो वेब सिक्योरिटी वाला मसला आता है, जो भी साइबर सिक्योरिटी के मसले हैं, उस पे हम इसको कोट कर सकते हैं। ऑपरेशन जीनो की बात कर सकते हैं, ऑपरेशन जीरो जीनो की बात कर सकते हैं। फिर किस तरह से AI का इन्फ्लुएंस होता है इलेक्शन पे, इसमें हम इसका एग्जांपल लिख सकते हैं और इसको सेंटर पॉइंट पर रख के हम डिस्कशन कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ द लेटेस्ट, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट रिसेंट, और जिसको मेजर मीडिया कंपनीज़ ने एक्सेप्ट किया है चीज़ों को और प्रोपेगेट भी किया है। अब चूँकि रीज़न भी है, रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट है, तो क्या है, इसको प्रोपेगेट होना भी जल्दी है, इसके लिए न्यूज़पेपर को भी बढ़ाया जाता है। लेकिन ये क्या है, हमारी डेमोक्रेसी के लिए काफ़ी डेंजरस ट्रेंड है। अब ये हमको समझना पड़ेगा कि हमारे लिए वेस्टेड इंटरेस्ट कौन है, हमारे लिए हमारा कौन सोचता है, राइट। तो ये सब चीज़ है, पॉलिटिकल हो जाएगा इससे ज़्यादा डिस्कशन। इसको बेसिकली हम लोग को इस्तेमाल करना है अपने साइबर सिक्योरिटी वाले क्वेश्चंस के आंसर में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हमने जो 2-3 क्वेश्चन दिए हैं आपको कमेंट करने के लिए, उसको आप ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको लगता है कि करंट रेलिवेंट है और आपके स्टैटिक से रिलेट हो रहा है, आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप उसको कमेंट करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि उस पर कुछ वीडियोज़ ले आएँ,
ठीक है, तो कमेंट ज़रूर करिएगा, उससे क्या है हमको आपका रेस्पॉन्स पता लगता है। हम देखो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने तो नहीं बोलते हैं, लेकिन हम ये बोलते हैं कि अगर हमारा कंटेंट ठीक लगा, अगर इससे बेनिफिट हो रहा है तो इसको आगे भी ज़रूर बढ़ाना, है ना, क्योंकि कुछ मोटिवेशन मिलता है तभी हम लोग इस पर आगे बढ़ पाते हैं फिर। ठीक है, अभी देखो न्यूज़पेपर एडिटोरियल का 200-300 व्यू आता है, लेकिन स्टिल वी आर कंटिन्यूइंग एंड वी विल कंटिन्यू दिस, और हम लोग इसमें चेंज ला रहे हैं। जैसे हमने आज से नया तरह का एक डिस्कशन स्टार्ट किया और यही डिस्कशन कंटिन्यू भी रहेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।